सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन अजय। तो इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकालने के लिए भी ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अब देखो, बात यहाँ पे ऑपरेशन की है, तो अभी तक जितने भी ऑपरेशन हमने पढ़े हैं एक बार एक साथ उनको सारा रिवाइज करते हैं। आपको याद है ऑपरेशन करुणा? तो चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन गंगा आपको याद होगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ये ऑपरेशन गंगा शुरू किया था जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया था। और एक अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। ऑपरेशन दोस्त, तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहां पे मदद करने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी आपको याद होगा, युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऑपरेशन मिशन मेघदूत आपको याद होगा, 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए हमने शुरू किया था। ऑपरेशन ऑल आउट आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए शुरू किया था। एक ऑपरेशन पोलो आपने सुना होगा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए हमने शुरू किया था 1948 में। एक ऑपरेशन ध्वस्त आपने सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए चलाया था यह ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन मर्यादा पढ़ाया आपने, उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ यह ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया था। और एक ऑपरेशन राहत भी पढ़ा था आपने, यमन युद्धगृह में भारतीयों और दूसरे देश के नागरिकों को यमन से वापस निकालने के लिए हमने ऑपरेशन राहत शुरू किया था। तो पिछले एक साल में जो जो ऑपरेशन हमने पढ़े करंट अफेयर्स में वो भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, और जो पुराने हमारे आर्मी के जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिए, तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हम वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाते हैं, और इस बार ये हमने 12 अक्टूबर को मनाया है। थीम क्या है? लव्स योर आईज एट वर्क, यानी काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। अच्छा, अब यहां पर भी देखना, यहां पे भी आपको मजा आएगा, क्योंकि आंखों से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो सारे मैं आपको यहां पे रिवाइज कराने वाला हूं। यही तो अपने सेशन की खास बात है। और मुझे एक आध स्टूडेंट ने बताया कमेंट बॉक्स में कि अपना ये जो तरीका है कि अपन एक टॉपिक को पकड़ते हैं और पिछले 1-1.5 साल में जितने भी उससे संबंधित प्रश्न पढ़े वो रिवाइज करते हैं। आजकल दूसरे चैनल्स वालों ने भी उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। खैर, अच्छी बात है, कुछ अच्छी चीज ही कॉपी कर रहे हैं, बुरी चीज नहीं कर रहे हैं। तो इससे वहां पे जो स्टूडेंट देखते होंगे उनको अच्छी चीज ही डिलीवर होगी, मतलब अपन पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। चलो देखो, रिवीजन करते हैं। अभी आपको याद है अंतरराष्ट्रीय दृष्टि बाधित विश्व खेल 2023 जिसका आयोजन हुआ था यूके के बर्मिंघम में, उसको भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और आपको याद होगा इसी तरह से भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान बनी थी सुषमा पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की है। अच्छा, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला, या यूं कहूं अंग्रेजी में राइट टू साइट पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। और अगर आपको याद हो तो आरबीआई ने दृष्टिहीन लोगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था ताकि वो करेंसी नोट को पहचान सकें कि वो कितने वैल्यू का है। उस एप्लीकेशन का नाम मानी है। मनी उसकी फुल फॉर्म होती है मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। उसके अलावा दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? जॉन मैकफॉल बने। ये एक्चुअली में ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है, और इनको अंतरिक्ष में कौन भेजेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और बताओ, किस आईआईटी ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन बनाया है जिसका नाम नियोबोल्ट है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। और किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्वराज बिलिटीज को लॉन्च किया था? तो आईआईटी हैदराबाद। और यूं बताओ, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च किया था? नागपुर में। और अभी आपको याद होगा, अभी पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ का आयोजन किया गया था वाराणसी में। उसके अलावा याद रखना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। और ये अंतरदृष्टि पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। तो पिछले एक साल में जितने भी आपने यहां से संबंधित, दृष्टि से संबंधित, यूं कह दूं मैं, इससे संबंधित जो प्रश्न पढ़े वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए। एक डे जरूर याद रखना, एक वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। वो कब होता है? 4 जनवरी को होता है। ये वर्ल्ड साइट डे तो हमने पढ़ ही लिया, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है। इस बार हमने 12 अक्टूबर को मनाया, ध्यान रखना है। बढ़ते आगे।
और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार है, क्रिक एग्जाम चैनल पे, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास होती है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास भी अपलोड होती है, जिसमें हमने जनवरी 2023 स्टार्ट किया है। आप उसको भी देखना चालू करें, वहां मैं आपको सारे करंट अफेयर्स याद करा दूंगा। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स को टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्विज मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अभी बढ़ते हैं आगे। तो चलो अक्टूबर के भी इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को आपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस, 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशुपालन, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 अक्टूबर को एक तो नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर को भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था। तो ध्यान रखना ये डेज। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कितनी सेंचुरी लगाई? 7। और इसी के साथ ये विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। मतलब सबसे ज्यादा भी इन्होंने, पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा शतक इन्होंने लगाए, वर्ल्ड कप में बात कर रहे हैं। और अगर भारतीयों में बात करेंगे तो सबसे तेज शतक भी इन्होंने लगाया है। कैसे? इन्होंने केवल 63 गेंदों में शतक लगा दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। उन्होंने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों में शतक लगाया था। और प्रश्न में हमने क्या पढ़ा? ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? अब तो आप टेबल से समझ सकते हो, टेबल लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। तो आप देखोगे केवल 19 पारियों में इन्होंने 7 शतक लगा दिए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, 6 शतक उन्होंने लगाए थे। और अगर आपसे पूछे कि ये जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ये किस टीम के खिलाफ बनाया है? अफगानिस्तान के खिलाफ। अच्छा, अफगानिस्तान से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी जो एशियन गेम से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने आपको कराए थे, वहां से ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अभी जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें बताओ हमारी किस टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हरा करके गोल्ड जीता था? किस टीम ने, मतलब किस खेल से जुड़ी हुई वो टीम थी? कि हॉकी की टीम थी, कि क्रिकेट की टीम थी, कि कबड्डी की टीम थी, और महिला टीम थी या पुरुष टीम थी जिसने अफगानिस्तान को हरा करके गोल्ड जीता था? ये मेरा प्रश्न है आपसे। मतलब प्रश्न तो सिंपल सा ही है, लेकिन प्रश्न को इस बार उल्टा करके पूछ लिया गया। अब देखते हैं किस किस का दिमाग चलता है। और मैंने अभी कल ही की क्लास में आपको बताया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आपको याद होगा अभी इसी वर्ल्ड कप में हमने पढ़ा था कि सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? डेविड वार्नर ने। ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर है, उन्होंने भारत के खिलाफ ये कारनामा किया था। तो एक बार कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो हो रहा है इस बार कहाँ पे? भारत में। और कौन से नंबर का है? 13वां है ये। और इसका एंथम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम ने। इसका मैस्कॉट है क्रिप्टोवर्स। और हमने कहा मैस्कॉट अभी तक हमने कई बार पढ़ा है, क्रिप्टोवर्स इसका है। लेकिन अब इसी के अंदर 2 इसके जारी कर दिए गए शुभंकर, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष है। जो महिला शुभंकर है उसका नाम रखा है ब्लेज, जो कि रेड कलर की है और एक बॉलर है। और जो पुरुष शुभंकर है उसका नाम रखा है टोंक, वो ब्लू कलर के हैं और वो एक बैट्समैन है। तो एक डीप से डीप जानकारी मैंने आपको दे दी कि कलर कौन सा है, वो क्या है, पुरुष है कि महिला है। तो ध्यान रखना। साथ में फोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान, जबकि ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। और क्रिकेट से ही मैं आपको बता दूं, अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने गोल्ड जीता है। अब आप मुझे बता दो कि उन दोनों ने किस टीम को हराया था, या मैं पूछ रहा हूं कि उसमें उप विजेता कौन रहा था। फिर बताओ, अक्टूबर 2023 में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की, जो इस बार इसका 8वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? भारत में। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किया किसने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको याद है अभी इसके नए अध्यक्ष भी बने थे। कौन? रवनीत कौर। और इसकी थीम क्या रही? न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव्स, चैलेंजेस। आपको याद है 2023 में जो ब्रिक्स की 15वें नंबर की समिट हुई थी, कहां पे हुई थी?
जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। पहले हम ब्रिक्स की बात करते हैं। देखो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। ब्रिक्स मतलब बी मतलब हो गया ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, जहां पे अभी इसकी समिट हुई थी। और स्टार्टिंग में केवल इसमें 4 ही देश थे। मैं बात कर रहा हूं 2001 की, जब इसमें 4 देश थे तब इसका नाम था ब्रिक, और इसका 2009 में पहला समिट हुआ था, वो रशिया में हुआ था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। और ब्रिक्स देशों ने ही 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी लॉन्च किया था, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा शंघाई चाइना में। और यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी नया सदस्य कौन सा बना है, 9th मेंबर, तो आंसर होगा मिस्र। और वैसे अभी ब्रिक्स ग्रुप में भी अभी 6 नए देश शामिल हो गए हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। तो मिस्र हो गया यानी कि इजिप्ट, सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, इथियोपिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया और ईरान हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं एक करंट अफेयर्स का ही प्रश्न कि अभी ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला था, तो आंसर होगा शांता थोटम को मिला था। ये आपको याद रखना है, तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत को 2 सालों के लिए किसका उपाध्यक्ष बनाया गया, तो आंसर होगा IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई कहां पे, श्रीलंका के कोलंबो में। और वहां पे जो श्रीलंका है उसको अध्यक्षता इसकी सौंप दी गई है। अब ये इसका अध्यक्ष बन गया है 2023 से लेकर 2025 तक। इससे पहले अध्यक्षता इसकी बांग्लादेश के पास थी। और इसी के साथ भारत को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि 2025 के बाद जब श्रीलंका की अध्यक्षता खत्म हो जाएगी, उसके बाद 2025 से लेकर 2027 तक भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा। जिस तरह से आपको याद है 2023 में भारत अध्यक्ष है किस का, G20 का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इन दोनों की अध्यक्षता इस बार भारत के पास है 2023 में। और अगले साल 2024 में क्वाड समिट को कौन होस्ट करेगा, भारत ही होस्ट करेगा। फिर 2025 में इसकी अध्यक्षता हमें मिल जाएगी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। मतलब आगे के सारे साल हमारे बिजी हैं। इसकी बात करते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 देश शामिल हैं। और 23वां देश कौन सा बना था, तो फ्रांस बना था। इसकी स्थापना होती 1997 में और इसका मुख्यालय कहां पर है, मॉरिशस। ध्यान रखना ये बातें, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे भेल का निदेशक नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा बानी वर्मा को। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो अभी भेल ने बानी वर्मा को अपना डायरेक्टर बनाया है। भेल की बात करें, स्थापना इसकी होती 1964 में, CMD है, तो आंसर होगा नलिन सिंघल। बाकी आप जानते हो अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे KN शांत कुमार। भारत के प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक बने थे राहुल नवीन। और मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने थे रजनीश कुमार। अच्छा, इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हमने पढ़ लिए KN शांत कुमार। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन रजनीश कुमार। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बने थे सिंधु गंगाधरन। और नेस्कॉम के अध्यक्ष बने राजेश नाम्बियार। अभी आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक बनी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अध्यक्ष बने थे R माधवन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी गीतिका श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD बने परमिंदर चोपड़ा। कैबिनेट सचिव फिर से बन गए राजीव गौबा। और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के निदेशक बने प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान। तो ये नाम सारे अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी हुरुन सूची 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो अभी हुरुन ने भारत में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है और इस बार टॉप पे फिर से आ गए हैं मुकेश अंबानी। वरना पिछली बार अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी थे वो टॉप पर थे, लेकिन जब से हिंडबर्ग की रिपोर्ट जारी की हुई उसके बाद फिर ये नीचे ही आ गए। तो भारत में अब सबसे अमीर फिर से बन गए कौन, मुकेश अंबानी। और गौतम अडानी ये दूसरे स्थान पे पहुंच गए और तीसरे पे साइरस पूनावाला है। और ये कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का नाम सुना है आपने, ये उसके मालिक है। आपको याद होगा कोविड के समय इन्होंने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी, ये वही है। और अगर बात करें यहाँ पे कि सेल्फ मेड सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है, तो ये जोहो कंपनी की राधा वेम्बू है। इन्होंने फाल्गुनी नायर को पीछे छोड़ दिया, जो कि जो नायका कंपनी है उसकी मालकिन थी। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 6.3%। और देखो, आपने नोटिस किया होगा, वैसे तो इस तरह के प्रश्न मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो इसे जारी करती है वो भी भारत के रेस्पेक्ट में, तो फिर वहां पे वो प्रश्न मैं ले लेता हूँ। वरना तो आप देखोगे कि कोई ना कोई जारी करता ही रहता है, तो वहां पे मतलब नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो। वैसे दिन भर में आप देखोगे तो आपको 15-15 करंट अफेयर्स, 20-20 करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसका मतलब नहीं है, क्वांटिटी बढ़ाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन की क्वालिटी देखो कि हमारे एग्जाम के लिए आ सकता है नहीं आ सकता। वरना तो फिर सुबह सुबह अखबार खोल के बैठ जाओ ना, आज यहाँ पे ये चोरी हुई, वो डकैती हुई, इसने ये कहा, इसने वो कहा, न्यूज ही न्यूज है, भरमार है न्यूज, पूरी दिन भर खत्म नहीं होगी न्यूज, इतनी न्यूज है। फालतू की न्यूज बता करके नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा करके 15-15 कर दूं क्वेश्चन, क्या फायदा? पढ़ाने वाले का तो कुछ नहीं जाएगा। अगर दिन के मैं 15 क्वेश्चन भी कर दूंगा, पढ़ाने वाले का कुछ नहीं जाएगा। एग्जाम टाइम पे जब आप उसको रिकॉल करने बैठोगे तो पता लगेगा, एक दिन का 15 हो गया, 30 दिन का कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। आपके एग्जाम 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, साल भर बाद है, तो फिर मास्टर का कुछ नहीं जाएगा, उसे थोड़ी ना एग्जाम देना है। इसलिए आपको लिमिटेड दो, क्वालिटी वाला कंटेंट दो, जहां से प्रश्न भी बैठे। लेकिन क्या करें, बच्चों को समझ में आता नहीं है, और लोगों की दुकान चल रही है उससे, तो चला रहे हैं, उनको तो बन रहा है ना। समय समय की बात है जी, जिसका समय चल रहा है चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा उसका नहीं चल रहा, जैसे कि हम। देखो, प्रश्न पे आते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है, और इसने पहले वाले अनुमान से बढ़ा दिया इस बार का अनुमान। पहले इसने 6.1% कहा था, अभी उसे बढ़ा के 6.3% कर दिया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे वित्त मंत्रालय ने और आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% लगाया है। यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें मेंबर कंट्रीज है 190, और 190 नंबर का मेंबर था एंडोरा। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और याद रखना, 2 तरह की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आईएमएफ जारी करता है, और ये प्रश्न एग्जाम में आया था एक बार कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? ये दोनों आईएमएफ जारी करता है, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को कब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत, या इसे आप अंग्रेजी में माय भारत भी बोलोगे, तो कई बार एग्जाम में हो सकता है माय भारत की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो याद रखना मेरा युवा भारत, इसकी स्थापना को अभी मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो क्या है ये एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं के विकास आदि के लिए काम करेगी, और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है ना अभी 31 अक्टूबर को, तब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। तो याद रखना, ये युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। तो ये आप ध्यान रखना, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा पंकज बोहरा। तो अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये पंकज बोहरा, इनको अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, इसका काम क्या होता है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना इसका काम होता है। बाकी भी भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बने राकेश पाल, रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल बने मनोज यादव, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने नितिन अग्रवाल। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन, और वीडियो को प्लीज लाइक करना, अभी तक नहीं करा तो शेयर जरूर करना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना कौन सा? बरेली। फिर पूछा था, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? ब्रोंज। फिर पूछा, किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एक्सिस बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया 11 अक्टूबर। किस राज्य ने अभी गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया? मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? साइबर सुरक्षा। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन बने नवनीत मुनौत।
और आपसे पूछा किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। और चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इस भारतीय मूल के व्यक्ति ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा राज चेट्टी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।